एक तरफ कंगना रनौत तो दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, यानी पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। कोई घुड़की दे रहा है तो कोई मुंबई से दूर रहने की कथित सलाह, और कोई मुंह तोड़ने की धमकी दे रहा है। लेकिन कंगना मोर्चे पर डटी हुई हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे की 3 टांगों वाली सरकार खिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रही है। मानो इस वक्त उद्धव सरकार के लिए सबसे जरूरी काम कंगना रनौत को जैसे तैसे चुप कराना हो। संजय राउत और अनिल देशमुख की धमकियों से काम नहीं बना तो शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना को मुंह तोड़ने की धमकी दे डाली। शिवसेना विधायक की तरफ से दी गई धमकी के बाद इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हो गई। कंगना को क्लीन चिट देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कंगना के खिलाफ हमलावर शिवसेना की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। रेखा शर्मा ने कहा कि कंगना के किसी भी ट्वीट में ऐसा नहीं लगा कि वो देशद्रोही हैं या किसी व्यक्ति को उन्होंने धमकी दी है। इससे शिवसेना के नेताओं की विचारधारा सामने आ जाती है। अगर महिलाएं आजादी से बात करती हैं तो वो उन्हें सहन नहीं होता। इससे पहले एक ट्वीट में रेखा शर्मा ने कहा कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत को धमकी दी है, उस विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस मामले की स्वतः संज्ञान लेने के बाद शिवसेना विधायक ने कहा, यदि कंगना मुंबई आती हैं तो शिवसेना की महिला कार्यकर्ता उनका मुंह तोड़ देंगी। सरनाइक ने ट्वीट में यह भी कहा कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने के लिए कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। दरअसल कंगना ने मुंबई शहर और पुलिस को लेकर हाल ही में कई टिप्पणियां की थीं, जिनको लेकर विवाद खड़ा हो गया। कंगना ने कहा था कि उन्हें उन लोगों से अधिक मुंबई पुलिस से डर लगता है जिन्हें वे मूवी माफिया कहती हैं। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कथित तौर पर कंगना को कहा था कि अगर मुंबई पुलिस से डर लगता है तो उन्हें यहां नहीं आना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं है। कंगना ने राउत के इस बयान से जुड़ी एक खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों लगने लगी है। कंगना ने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड के ड्रग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा या हिमाचल प्रदेश पुलिस की सुरक्षा चाहिए और वे मुंबई पुलिस की सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कंगना पर हमलावर हैं। कई जगह शिव सैनिकों ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया तो शिवसेना नेता संजय राउत और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना को मुंबई या महाराष्ट्र नहीं आने की सलाह दी है। कंगना ने भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और किसी में हिम्मत है तो रोक ले। चिट्ठी विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलने जरूर लगी है। पार्टी संगठन और नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाले नेता राज्यों में कांग्रेस जनों को उन मुद्दों पर मुखर होने के लिए जागरूक कर रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई है। पार्टी के इस वर्ग का साफ मानना है कि फिलहाल गांधी परिवार के नेतृत्व को सीधी चुनौती देना संभव नहीं है। मुद्दों पर धार बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास तो हो सकता है, लेकिन खुला विद्रोह नहीं। इसलिए बदलाव की मांग करने वाले नेताओं ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है कि अब वे खुले विद्रोह के बजाय अपनी बात दूसरे नेताओं तक पहुंचाएंगे। राज्यों के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चर्चित पत्र में उठाए गए मुद्दों से सहमति जताते हुए कांग्रेस को हाशिए से उबारने की इस आवाज में अपना सुर मिलाने लगे हैं। मतलब बदलाव की मांग एक तरफ तेज हो रही है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि हाईकमान के करीबी इन नेताओं पर अब भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं। हकीकत ये भी है कि पार्टी की दयनीय हालत पर चिंता जताने वाले नेता खुलकर विद्रोह करने से बच रहे हैं। दरअसल इसकी वजह ये मानी जा रही है कि गांधी परिवार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठाई नहीं कि ऐसे नेताओं के राजनीतिक कैरियर पर कांग्रेस में तो विराम लग जाएगा। इस हकीकत की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। शीर्ष संगठन से लेकर जिला स्तर तक पार्टी का वर्तमान ढांचा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस जनों का बड़ा वर्ग मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह जैसी बातें सामने आने पर कांग्रेस में सुधार के मुद्दों से भी पीछे हट जाएगा। शायद इस रणनीति को भांपते हुए ही
गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सरीखे पत्र लिखने वाले नेताओं ने विवाद सामने आने के बाद गांधी परिवार के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होने का बयान भी दिया। कांग्रेस संगठन के संचालन की बड़ी खामियों का उल्लेख करते हुए पत्र विवाद से जुड़े एक दूसरे नेता ने कहा कि एआईसीसी से लेकर जिला व ब्लॉक स्तर तक संगठन के ढांचे में पिछलग्गू और प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व है। नेताओं कार्यकर्ताओं की ये सोच और उदासीनता इसलिए ज्यादा गहरी हुई क्योंकि पिछले कई सालों से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के स्तर पर होती है। दिल्ली से नियुक्त होने वाला अध्यक्ष जिले में नेताओं कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करता और कई जगहों पर तो संगठन उसका निजी साम्राज्य बन चुका है। इसका उदाहरण गिनाते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की उसी बात का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कई जिलों और ब्लॉक्स में तो उनके पास संगठन ही नहीं था। और इसी तरह हरियाणा में 6 साल से अधिक समय से संगठन नहीं, मगर पिछले साल विधानसभा चुनाव हो भी गए। संगठन संचालन की इस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से आम लोगों में जहां कांग्रेस की पहुंच पर ब्रेक लगा है, वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नेताओं कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी कई सालों से टूट चुका है। सेहत की चुनौतियों के बाद पिछले कई सालों से सोनिया गांधी का इस तरह की मेल मुलाकातों का सिलसिला बंद हो चुका है, जबकि पार्टी में आम शिकायत है राहुल गांधी का दरवाजा भी संवाद के लिए कभी कभार ही खुलता है और संगठन में प्रभावी नेता आम नेताओं कार्यकर्ताओं को उन तक पहुंचने नहीं देते। कांग्रेस में बदलाव के लिए लिखे गए पत्र में इन मुद्दों की ओर साफ इशारा भी किया गया है। शायद इसलिए इन मुद्दों पर अंदर खाने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की निगाहें और उत्सुकता सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं के अगले कदमों की ओर लगी हैं। लेकिन संकेत यही है कि वह भी बहुत आगे बढ़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कफील खान की खातिरदारी में प्रियंका वाड्रा भले ही लगी हों और वो ये सोच रही हों कि अब तो यूपी की गद्दी मिली ही मिली, लेकिन यूपी कांग्रेस के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों के संपर्क में सबसे ज्यादा यूपी के ही नेता हैं, जिन्हें या तो प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित किया गया या फिर वे जो असंतुष्ट हैं। अब पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे ये नेता केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र की मांग करना गुनाह हो गया है। अपने काडर के बजाय बाहर से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए गुलाम नबी आजाद समेत 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखा था। इसके लीक होते ही पार्टी के भीतर भूचाल आ गया और यूपी कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। पत्र लिखने वाली टीम 23 में शामिल कई नेता यूपी प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित हैं या अलग अलग कारणों से असंतुष्ट नेताओं के भी लगातार संपर्क में हैं। वे यूपी के नेताओं के लिए भी इस तरह के पत्र लिखने के लिए कह रहे हैं ताकि अपने पक्ष में व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। साथ ही यूपी के इन निष्कासित नेताओं के साथ पहले न खड़े होने पर अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। करीब 10 महीने पहले कांग्रेस ने अपने 10 वरिष्ठ नेताओं को एक साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें पूर्व मंत्री स्वयं प्रकाश गोस्वामी, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी, नेकचंद्र पांडे, भूधर नारायण मिश्रा, संजीव सिंह, संजय शर्मा आदि शामिल हैं। इन नेताओं पर कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर अलग बैठक करने और नेतृत्व पर सवाल उठाने के कई आरोप में कार्रवाई की गई थी। इन नेताओं ने इसके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को भी पत्र लिखा था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये नेता अब टीम 23 के संपर्क में आकर अपने विरोध के स्वर को और धार देने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी कहते हैं कि हाल ही में पूर्व सांसद संतोष सिंह और गुलाम नबी के बीच मेरी मौजूदगी में टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। हमने अपनी बात गुलाम नबी के सामने रखी तो उन्होंने माना कि हमारे निष्कासन का मामला उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए इस बात को तो नहीं उठा सके। हमने गुलाम नबी को ये भी बताया कि कांग्रेस में अगर आंतरिक लोकतंत्र बहाल नहीं किया गया तो पार्टी इतिहास की वस्तु हो जाएगी। राज बब्बर की कमेटी में जन आंदोलन समिति,
उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे स्वयं प्रकाश गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि हाल ही में उनकी वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी से बातचीत हुई। गोस्वामी कहते हैं, कांग्रेस में अब निर्णायक संघर्ष का दौर आ चुका है। अन्य लोग भी इसे महसूस कर रहे हैं। एक परिवार और उनके चाटुकारों का खुला विरोध करने की आवश्यकता है। इस वक्त कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र न सिर्फ खत्म हो गया है, बल्कि इसकी मांग करना भी गुनाह करार दिया जाता है। सिराज मेहदी ने भी बताया कि गुलाम नबी का कई बार उनके पास भी फोन आया है। कांग्रेस में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो टीम 23 के कई नेता न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी असंतुष्ट व वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। चिट्ठी का ये दौर थमेगा नहीं, बल्कि आगे आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ेगा। अपने आप को बकैतीबाज मानने वाले संजय राउत ही नहीं, बल्कि पूरी शिवसेना की हालत कंगना रनौत से निपटने में खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि संजय राउत और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग भद्दा रूप लेती दिख रही है। औकात उखाड़ने, श्राद्ध करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इस जुबानी जंग की शुरुआत कंगना के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने शिवसेना नेता पर मुंबई में नहीं लौटने देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पीओके जैसा फील कराता है। उनके हमलों के जवाब में राउत ने शिवसेना का चिर परिचित मराठी अस्मिता कार्ड खेला, लेकिन कंगना अब उन्हीं के हथियार का उन्हीं पर इस्तेमाल करने में लगी हैं, तो मामला शिवसेना के हाथ से निकल गया। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं पूरे विवाद में मराठी अस्मिता की कैसी एंट्री हुई। कंगना ने गुरुवार को ट्वीट किया, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझे वापस मुंबई न आने के लिए कहा। पहले मुंबई की गलियों में आजादी वाले पोस्टर और अब खुली धमकियां। मुंबई पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है? एक और ट्वीट में कंगना ने ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं और किसी के बाप में हिम्मत है तो उन्हें रोक ले। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कंगना ने बीते दिनों एक ट्वीट कर दावा किया था कि उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग लिंक के बारे में पता लगा लिया है। उन्होंने कहा था कि वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं, बशर्ते कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा भी केंद्र या हिमाचल प्रदेश पुलिस से, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पर राउत ने हमला करते हुए कहा था कि इतना ही डर है तो मुंबई न आए। फिर तो जुबानी जंग का सिलसिला ही शुरू हो गया। उसके जवाब में संजय राउत ने ट्वीट कर मराठी अस्मिता का कार्ड खेला और उन्होंने भी तल्ख भाषा में लिखा, मुंबई मराठी मानुष के ही बाप की है। जिन्हें ये बात मान्य नहीं है वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों का श्राद्ध किए बिना नहीं रुकेगी। वादा रहा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस पर कंगना कहां पीछे रहने वाली थी? राउत के मराठी अस्मिता के हथियार से उन्हीं पर हमला करते हुए अभिनेत्री ने कहा वो डंके की चोट पर मराठा हैं। कंगना ने खुद की मराठी महिला की तरह साड़ी पहनी एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए खुद के मराठा होने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। बाला साहब ठाकरे के दौर से लेकर अब तक शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति ही करती आई है। मराठी अस्मिता के नाम पर पहले दक्षिण भारतीयों और बाद में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया। कभी यूपी, कभी बिहार के भैया ऑटो ड्राइवर्स, मजदूरों के साथ मारपीट की गई तो कभी रेलवे की परीक्षा देने गए उत्तर भारतीय छात्रों को पीटा गया। मराठी भाषा के नाम पर भी जोर जबरदस्ती हुई। शिवसेना और बाद में उसी से टूटकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों कई बार कह चुके हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली कंगना रनौत बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर भी उनके बयान सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने सुशांत की मौत को सुनियोजित हत्या करार दिया था और इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।